अच्छा जी। आ, पिछली 2 क्लासेस में हमने चैप्टर 12 तक अपना एक कंप्लीट रिवीजन कर लिया। सही है। हमारा जो पहला टारगेट था वो ये था कि यार चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जो हमारे डेटा के चैप्टर्स हैं उसको किसी तरीके से हम समेट लें एक तरीके से, और फिर उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक था वो हमारे पास सिस्टम का चैप्टर था। सही है। सिस्टम की ग्रिड थी पूरी, और सिस्टम की ग्रिड को हमने देख लिया। तो अगर मैं दोनों इस ग्रिड को समराइज़ करूँ या 12 चैप्टर्स को समराइज़ करूँ तो समझ में आता है कि जी डेटा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है। जब मैं डेटा की टाइप्स को पढ़ता हूँ तो उसका मतलब है उस डेटा को स्टोर करने के लिए भी डिफरेंट टूल्स चाहिए होंगे। सही है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है, डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आता है, डेटा लेक का कॉन्सेप्ट आता है। सही है। फिर उन सिस्टम के ऊपर उस सारे के सारे डेटा के ऊपर चूंकि आपके पास डेटा है तो उस डेटा के ऊपर आपने डेटा एनालिटिक्स करना होगा। तो डेटा एनालिटिक्स से क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे करते हैं, वो पढ़ लिया। लेकिन जब वो पढ़ लिया तो क्या कोई एप्लीकेशन या टूल होती है जिसकी बेसिस पे वो डेटा एनालिटिक्स हो सके। तो डेटा जो आपका पड़ा हुआ है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पड़ा हुआ है, डेटा लेक में पड़ा हुआ है। तो वहाँ से डेटा को उठा के ETL के थ्रू एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड करके आपको डेटा वेयर हाउस में लेके जाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे आप एनालिटिक्स टूल्स वगैरह अप्लाई कर सकें। फिर हमने वो चीज़ पढ़ ली। जब मैंने वो चीज़ पढ़ी तो फिर उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया विच इज़ कॉल्ड दिस सिस्टम। सही है। फिर वो कहता है कि यार आपका जो ये पूरा आप पढ़ रहे हैं ना डेटा, तो ये डेटा आपका जो है वो स्टोर भी हो रहा है, डेटा जो है वो कम्युनिकेट भी हो रहा है थ्रू नेटवर्क। सही है। डेटा आपका स्टोर भी हो रहा है और डेटा जो है वो प्रोसेस भी हो रहा है आपका थ्रू प्रोसेसिंग। सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये इसने आपसे कहा कि जी ये आपका पूरा का पूरा IT सिस्टम का आर्किटेक्चर है। जब इसने IT सिस्टम का आर्किटेक्चर आपको पूरा पढ़ाया तो फिर इसने उसका आपसे कहा कि यार देखिए IT सिस्टम आर्किटेक्चर जब आपने पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स है। सही है। जिसमें फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग है तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक पूरा चैप्टर हो गया। ब्लॉकचेन एंड फिनटेक है उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, वो एक पूरा चैप्टर हो गया। तो अब जो उसने आपसे बातें करी वो पूरे के पूरे सिस्टम से रिलेटेड बातें करी कि जी इस पूरे सिस्टम के अंदर बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और उन सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। सही। ऑब्वियसली चैप्टर 6 से 12 में हम हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे होते हैं। जिसके अंदर एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उन चीज़ों को हम कवर कर रहे होते हैं। जब हमने वो भी पढ़ लिया तो फिर एक चीज़ हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड रिस्क। रिस्क में हमारे पास 2 पहलू हैं। पहला पहलू है हमारे पास चैप्टर 13 विच इज़ कॉल्ड द डिजिटल डिसरप्शन इम्पैक्ट एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर को मैं आपको 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। उबर और करीम की अगर आप केस स्टडी लें तो उबर और करीम की केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उबर और करीम ने एक डिजिटल डिसरप्शन क्रिएट की थी। इंस्टेड ऑफ कि वो डिजिटल डिसरप्शन का शिकार हुए थे, उन्होंने मार्केट में पूरी दुनिया में एक डिजिटल डिसरप्शन करी थी। कैसे करी थी उन्होंने डिजिटल डिसरप्शन इस तरीके से करी कि जी पहले आप जो है वो टैक्सी कैसे लेते थे, आप रोड पे खड़े हुए होते थे, फिर उसके बाद टैक्सी वाले से नेगोशिएट कर रहे होते थे, फिर वो आपको लेके जा रहा होता था और आपकी पूरी प्लानिंग वगैरह, आपको कुछ नहीं पता होता था कि टैक्सी 15 मिनट बाद मिलेगी, 20 मिनट बाद मिलेगी। उन्होंने सारी चीज़ों को क्या करा, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाई, एक एप्लीकेशन बनाई, और उन्होंने कहा कि जी किसी तरीके से मैं इन राइडर्स को, कैप्टन्स को आपस में कनेक्ट कर दूँ और बीच में मैं एक परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज कर लूँ। $1 बिलियन कंपनी बन गई। ठीक है। तो ये उन्होंने डिजिटल डिसरप्शन करी। मैंने अपनी क्लास में आपको नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर की एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी थी। सही है। कि किस तरीके से नेटफ्लिक्स ने, ब्लॉकबस्टर था जो एक कंपनी थी, और किस तरीके से नेटफ्लिक्स ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया। सही है। तो नेटफ्लिक्स $1 बिलियन कंपनी बन गई। हालांकि वही नेटफ्लिक्स थी जो कि ब्लॉकबस्टर के पास गई थी और रिक्वेस्ट करी थी कि जी हमारी कंपनी आप $100 मिलियन की ख़रीद लें, और उन्होंने हंसते हुए कहा था कि जी हम आपकी कंपनी $100 मिलियन की नहीं खरीदेंगे। कुछ 8-10 साल बाद ऐसा हुआ कि जी नेटफ्लिक्स जो है वो $1 बिलियन कंपनी बन गई और ब्लॉकबस्टर जो है वो बैंकरप्ट हो गई। ठीक है। इसी के साथ साथ तो डिजिटल डिसरप्शन अगर आप देखें तो डिजिटल डिसरप्शन, अगर आप IT को, जो इतना कुछ हमने पढ़ लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ERP सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, अगर आप इनको यूज़ नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर है। सही है। अच्छा तो जी क्यों डिजिटल डिसरप्शन हो रही है? बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। सही है। पहले एक काम लेगेसी तरीके से होता था, अब वही काम जो है वो सिस्टम कर रहा है। पहले जो है एक बंदा बैठ के 9 घंटे में सिर्फ 900 इन्वॉइसेस को वाउच कर सकता था। अब एक सिस्टम ऐसा है जो कि आप 24 घंटे काम करता रहेगा और उसको आप 9 मिलियन इन्वॉइसेस भी देने वो आपको कर देगा। पहले इस तरीके से काम होता था कि जी कॉल सेंटर्स होते थे, लोग होते थे, वो लोग जो है वो कॉल सेंटर में लोगों की क्वेरीज अटेंड कर रहे होते थे और 15-15, 20-20 मिनट, 25 मिनट की वेटिंग टाइम होता था। अब जो है वो सारा काम आसान हो गया है। अब वर्चुअल चैटबॉट्स बन गए। सही है। वहाँ पे सारी की सारी चीज़ हो जाती है। प्लस अब आपके पास वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, बिग डेटा जो याद करें हमने चैप्टर 3 में शायद पढ़ाता है, चैप्टर 4 में पढ़ता है। सही है। तो हमारे पास अब डेटा इतना ज़्यादा है कि अब यहाँ पे आपको उस डेटा से आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब कंज्यूमर
कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी ऐसी है कि जी वो चाह रहा है कि जी मैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ या जिस कंपनी का मेरे पास बैंक अकाउंट खुला हुआ है वहाँ पे फिनटेक हो, वहाँ पे मैं मोबाइल से बैठ के आराम से ट्रांसफ़र कर सकूँ, मोबाइल से बैठ के सारे काम कर सकूँ। सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे पास ये रीजंस है जिसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस आई, जिसकी वजह से डिजिटल डिस्रप्शन हुई। उसके बाद बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आया? देखिए यार, एक बिजनेस का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? सही है, एक बिजनेस का अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि वो जो उसके ऑपरेशंस होते हैं ना, जो भी उसके ऑपरेशन है, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, अकाउंट, उसमें किसी तरीके से एक एफिशिएंसी को लेके आने की कोशिश करें। प्लस जो भी आप बिजनेस करते हो, कस्टमर के लिए बिजनेस करते हो, तो आप कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और एक अच्छा एक्सपीरियंस आप दे सको। सही है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप रॉ मटेरियल लेते हो और आगे एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, या फिर रॉ मटेरियल लेके आप अपने पास लेबर से उसको गुड्स बना रहे होते हो, फिर आगे जाके उसको सेल कर रहे होते हो, एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। तो एक पूरी सप्लाई चेन है। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो आप चूँकि लेबर है आपकी, तो लेबर को आप मैनेज कर रहे होते हो, वर्कफोर्स डायनेमिक्स पूरे आपके होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इन सारी चीज़ों पे आईटी की वजह से एक इम्पैक्ट आया है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब है अगर आप अडॉप्ट कर लें तो आप पॉजिटिव हैं, अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो नेगेटिव है। सही है। पहले एक काम अगर आप याद करें तो ईआरपी से पहले डिफरेंट मॉड्यूल्स होते थे और डिफरेंट मॉड्यूल्स में एक ही ट्रांजैक्शन को डिफरेंट मॉड्यूल्स में रिकॉर्ड किया जा रहा होता था, अपलोड किया जा रहा होता था। अब क्या हो रहा है? अब बड़ा आसान हो गया जी काम। अब बड़ा आसान हो गया कि जी अब एक ही ट्रांजैक्शन को ईआरपी में आप एक ही बार ट्रांजैक्शन अपलोड हो रही है और उसी के थ्रू सारे मॉड्यूल्स में आपके पास ट्रांजैक्शन जो है वो अपलोड हो रही है। तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। इसी तरीके से एक पहले जो होता था, क्या काम होता था, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अगर देखें तो पहले जो है वो कस्टमर बेचारा बैंक सेंटर में या कॉल सेंटर में कॉल करता था और 15-15, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट वेट कर रहा होता था। अब वो सारा का सारा काम जो है वो आराम से मोबाइल से, चूँकि उन्होंने अब वर्चुअल चैट रख दिया है, चैटबॉट्स रख दिए हैं। इसी तरीके से पहले जो कस्टमर था वो बैंक्स के पास जा रहा होता था, ब्रांच में खड़ा हुआ होता था, चेक डिपॉजिट कर रहा होता था। अब काम बड़ा आसान हो चुका है। अब वो मोबाइल से बैठ के लॉगिन करता है और सारी सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देता है। सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम देखें तो सप्लाई चेन पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। उसके अंदर एनालिटिक्स टूल भी आ चुके हैं, उसके अंदर प्रिडिक्टिव टूल्स भी आ चुके हैं। अब सप्लाई चेन में पूरा का पूरा एक ऐसा मॉडल डैशबोर्ड बन चुका है जो कि आपको बता रहा होता है कि पिछले साल क्या हुआ था, अगले साल क्या एक्सपेक्टेड है। सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप सप्लाई चेन में देखें तो जो हमने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पढ़ी, तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में किस तरीके से ब्लॉकचेन ने पूरी सप्लाई चेन को क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। जो ट्रांजैक्शन हो रही है सबके लिए ट्रांसपेरेंट है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी किस, तो इसके अंदर जितने भी इंपैक्ट ऑन बिजनेस है, बच्चों समझाने का मकसद ये सारा का सारा पिछली क्लासेस पढ़ चुके, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। सही है। क्या स्पेसिफिकली अकाउंटिंग और फाइनेंस में भी इसका इंपैक्ट आया है? अकाउंटिंग और फाइनेंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आया है। जितने भी ऑटोमेटेड और रूटीन टास्क होते थे, मैंने आपको बताया कि जी डिलॉयट ने रिसेंटली अभी जो सबसे एक चीज़ के ऊपर जो काम कर रहा है, जिस पे उस पूरे प्रोसेस में जो मैं इन्वॉल्व हूँ, वो ये है कि यार वो ये कह रहे हैं कि यार आप ऑडिट जो है वो किस तरीके से करते हो। सही है। आप ऑडिट करते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले आप क्लाइंट से एक पॉपुलेशन मांगते हो। सही है। और पॉपुलेशन के बाद उसमें से आप सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। फिर सैंपल सेलेक्ट करने के बाद क्लाइंट को वो सैंपल्स कम्युनिकेट करते हो। फिर क्लाइंट जो है वो आपको उन सैंपल से रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देता है। फिर उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आप बैठ के अपने फाइल्स में या अपने सिस्टम में अपलोड करते हो और फिर उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में आप पूरी की पूरी चीज़ वाउच कर रहे होते हो कि इन्वॉइस डेट ये है, इन्वॉइस अमाउंट ये है, बैंक स्टेटमेंट डेट ये सारी चीज़ें वाउच कर रहे होते हो। ये पूरा एक प्रोसेस होता है और इसके ऊपर 60-70% आवर्स जो है आपके लग जाते हैं। डिलॉयट जो अभी काम करने जा रहा है वो एजेंटिक एआई के ऊपर काम करने जा रहा है और डिलॉयट ये कह रहा है कि जी किसी तरीके से सारे सिस्टम को हम ह्यूमन इंटरवेंशन हटा दें। अगर कोई पॉपुलेशन चाहिए, वो पॉपुलेशन की ईमेल सिस्टम खुद ईमेल करेगा। सही है। क्लाइंट को जब वो पॉपुलेशन उसको मिल जाएगी, सिस्टम खुद उसके ऊपर सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करेगा। जब सैंपल्स आ जाएंगे तो वो सैंपल्स को खुद क्लाइंट को कम्युनिकेट करेगा। जब क्लाइंट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा तो वो उसको सिस्टम में भी अपलोड कर देगा। प्लस उस इन्फॉर्मेशन को देखेगा कि इन्वॉइस डेट क्या है, इन्वॉइस अमाउंट क्या है, उसको जाके कॉपी करेगा और कॉपी करने के बाद आपके लिए चीज़ें प्रॉपर रिव्यू के लिए रेडी हो जाएंगे। जो डिफरेंसेस होंगे आपको हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे अकाउंटिंग और फाइनेंस में इतना इम्पैक्ट है। इसी तरीके से कंपनीज वगैरह की बात करूँ, एक कंपनी जो है कोई भी इन्वॉइस आती है, इन्वॉइस को देखती है, फिर इन्वॉइस डेट, इन्वॉइस अमाउंट को डाल रही होती है। अब वो इन्वॉइस आपने सिस्टम में एआई टूल में डालना है। वो एआई टूल बैठ के उसको पढ़ेगा, उसको देखेगा, उसको समझेगा, ऑटोमेटिकली जेल में पोस्ट कर देगा। सारी की सारी फील्ड्स आ जाएंगी, आपने सिर्फ अप्रूव का बटन दबाना है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन एक काफ़ी हेक्टिक काम होता है। सही है। दो चीज़ें चाहिए होती है, आज की तारीख में जेल में कितना बैलेंस है, आज की तारीख में बैंक स्टेटमेंट में क्या बैलेंस है, और दोनों को कंपेयर करते हैं। जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ रही है यहाँ पे नहीं आ रही, हाईलाइट होती है। जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ रही है यहाँ पे नहीं आ रही, हाईलाइट होती है। यार क्यों ना ये काम भी हम क्या कहते हैं एआई के थ्रू करवा दे। तो एआई से और जितनी भी आईटी है उसकी वजह से अकाउंटिंग और फाइनेंस में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है। जब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है तो यहाँ पे आईटी गवर्नेंस देखें, यहाँ पे जो
चैप्टर 2 में जब आपसे बात करता था डेटा गवर्नेंस की बात करता था, यहाँ पे वो मतलब आईटी गवर्नेंस, डेटा इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ आईटी। आईटी इज द कंप्लीट पिक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज, ईच एंड एवरीथिंग, सही है। जब ईच एंड एवरीथिंग है तो यहाँ पे वो आपसे कहता है कि जी यहाँ पे आपका आईटी जो है वो स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर सकता है, सही है। ये सेंट्रल टू द इनोवेशन है, ये ड्राइव्स दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, और ये डेटा मैनेजमेंट एज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है, सही है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बात करते हैं, ओवरऑल आईटी की बात करता है कि जी अब आपका आईटी एक स्ट्रेटेजिक रोल है, ये आपका आईटी जो है आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव का पार्ट होना चाहिए। जब यहाँ पे हमने डिजिटल डिसरप्शन पढ़ ली तो इस चैप्टर से हमें सबक ये मिलता है कि जी अगर आप आईटी की दुनिया में दाखिल नहीं होंगे, अगर आप अपने ऑपरेशंस में, अपने बिजनेस में आईटी को एंगेज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो चैप्टर 30 में हमने ये सबक सीखा और हमने अब आईटी को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने आईटी को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अब चैप्टर 14 मुझे कहता है यार वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईटी। और यहाँ पे अब आईटी की दुनिया में चूँकि आप दाखिल हो चुके हो तो आप उस वाले रिस्क से तो बच गए कि कोई और बिजनेस आपको खा जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, कस्टमर आपको मूव कर जाएगा। लेकिन चूंकि अब आप आईटी की दुनिया में आ गए हो तब आईटी के रिस्क है, अब आईटी की दुनिया के रिस्क है, सही है। अब आईटी की दुनिया के क्या रिस्क है? वो आईटी की दुनिया के रिस्क कहता है कि जी फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में कोई अटैक कर सकता है, फॉर एग्जांपल जो डेटा है उसके ऊपर कोई पेनिट्रेट कर सकता है, उसको हैक कर सकता है, उसका अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है, आपके सिस्टम को कोई डाउन कर सकता है, आपके सिस्टम से सारा का सारा डेटा लेके जा सकता है। अगर आपके पास कस्टमर्स की सारी एटीएम कार्ड की डिटेल्स आ रही हैं, आप उबर करीम में, हम लोग सारे के सारे अपने एटीएम कार्ड के डिटेल्स डाल होते हैं, कल को कोई उसको एक्सेस कर सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। यहाँ जो वो रिस्क बात कर रहा है वो उसी आईटी की दुनिया की बात कर रहा है जिसमें पिछले क्लास में वो आपसे सबक सिखा रहा था, पिछले चैप्टर में आपसे सबक सिखा रहा था कि देखें अगर आप आईटी की दुनिया में नहीं आएंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब जब आप आईटी की दुनिया में आ गए तो आपसे कह रहे हैं भाई आईटी की दुनिया में आ गए वेलकम, लेकिन आईटी की दुनिया के भी रिस्क है। तो क्या करें? रिस्क को आइडेंटिफाई करें, रिस्क को असेस करें, रिस्क को मिटिगेट करें, मॉनिटर करें, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग करें और रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करें, सही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है डिटेल में आगे बताई गई, यहाँ पर सिर्फ फ्रेमवर्क बताया गया। ओवरऑल आईटी का, अगर आईटी का कोई भी रिस्क और आपसे कोई जेनेरिक चीज़ पूछे, ये स्टेप्स है कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, मिटिगेट करना है, मॉनिटर करना है, सही है। फिर वो कहता है टाइप्स ऑफ रिस्क। आईटी की दुनिया में टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है? सबसे पहला रिस्क वो कहता है कि जी आपका जो पहला रिस्क है वो डिजिटल साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, सही है। क्या मतलब? कोई भी अनऑथराइज बंदा आपके सिस्टम में एक्सेस कर ले और एक्सेस करके आपका कोई डेटा चोरी कर ले या आपके डेटा को चेंज कर ले या ऑल्टर कर ले, ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्लास में दिए, सही। दूसरा रिस्क फिजिकल रिस्क, ये जो आप हार्डवेयर लेके बैठे हुए हो, ये जो आप डेटा स्टोरेज लेके बैठे हुए हो, ये जो आप सर्वर्स लेके बैठे हुए हो, कल को आके कोई इसको चोरी कर ले, सही है, या फिर उसके ऊपर आग लग जाए, सही है। ह्यूमन रिस्क, एक सिंपल सा प्रोग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा, एक सिंपल सा प्रोग्राम ऊपर नीचे हो गया तो आप समझे उबर करीम क्या ये अफोर्ड कर सकती है कि एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग ऊपर नीचे हो गई और एस्टिमेट और सिस्टम जो है वो सही कैप्टन को नोटिफाई नहीं कर रहा कि आपने फला राइडर को पिक करना है, और चूंकि वो उसको नोटिफाई नहीं कर रहा और गलत कैप्टन को नोटिफाई कर रहा है, तो जो गलत कैप्टन है वो फॉर एग्जांपल बैठा हुआ इशारा फैसल पे और उसको कह रहा है कि जी जाओ डीएचए जाओ, डीएचए जाके एक कस्टमर को पिक करो, और डीएचए में ऑलरेडी कैप्टन बहुत से मौजूद है और उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ज़रा से ह्यूमन रिस्क की वजह से आप सोचें आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से एनवायरमेंटल रिस्क भी है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके जितने भी हार्डवेयर्स हो गए, जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो गए, या इवन इंटरनेट्स वगैरह भी हो गया, तो अगर आप रिसेंटली देखें कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो एक कंपनी थी और जब वहाँ पे स्टॉर्म वगैरह आया तो स्टॉर्म आने की वजह से पानी इतना ज़्यादा आ गया, फ्लडिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि उनका सारा का सारा सर्वर, सारा का सारा कंप्यूटर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से दुनिया भर की वेबसाइट्स में इम्पैक्ट आया था। तो चूँकि आप आईटी की दुनिया में हो और उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, उसके लिए आपको नेटवर्क की ज़रूरत है, उसके लिए आपको हार्डवेयर की ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल का भी एक रिस्क आपके ऊपर हो सकता है, सही है। थर्ड पार्टी रिस्क, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा था, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको थर्ड पार्टी रिस्क के बारे में नहीं बताता, सही है। लेकिन यहाँ पर रिस्क के चैप्टर में आपको बताते हैं थर्ड पार्टी रिस्क कि जब आप अपना डेटा गूगल ड्राइव पे रख रहे हैं, जब आप अपना डेटा थर्ड पार्टी के पास रख रहे हैं, जब आप थर्ड पार्टी के सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जी ओनरशिप कौन लेगा, सही है, किसकी ओनरशिप होगी, डेटा की सिक्योरिटी किसकी ओनरशिप होगी। तो यहाँ पे भी आपके पास रिस्क आ सकता है। और फिर आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी रिस्क। इसी थर्ड पार्टी रिस्क की वजह से पाकिस्तान ने कानून लेकर आया था, और पाकिस्तान कानून यही लेकर आया था कि जी हमारा जितना भी डेटा होगा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो डेटा होगा वो पाकिस्तान में ही रहेगा और पाकिस्तान के सर्वर्स में ही रहेगा और पाकिस्तान की ही हदूद में रहेगा, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। यूरोप में भी ये कानून है कि जी आपका जो मुल्क का डेटा है, यूरोप का डेटा है, वो यूरोप से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे उसने आईटी रिस्क मैनेजमेंट ने बहुत ही जेनेरिक बात की है, लेकिन इसको गौर से अगर आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क आगे जाके बहुत डिटेल में कवर्ड है, सही है। थर्ड पार्टी रिस्क पीछे जाके जो हमने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग, उससे हमारे पास लिंक्ड होता है। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और यहाँ पे वो आपसे कहता है साइबर सिक्योरिटी। तो आपने आपको ओवरऑल पता, तो अगर आपसे कोई जेनेरिक पूछे तो आप चैप्टर 14 लिखेंगे, अगर स्पेसिफिक उस चैप्टर 14 में से साइबर सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर आपसे पूछेगा तो आपने चैप्टर 15 से आंसर देना होगा। और चैप्टर 15 का मतलब यह है कि साइबर सिक्योरिटी है क्या भाई,
किसी तरीके से अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। एक अनऑथराइज बंदा आपके सिस्टम को एक्सेस करने जा रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द साइबर अटैक। सही है। जब साइबर अटैक होगा तो उसके बहुत से तरीके होते हैं प्यारे बच्चों। सही है। मेलवेयर भी हो सकता है, एडवेयर भी हो सकता है, स्पाईवेयर भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकते हैं, वॉर्म्स भी हो सकता है, ट्रोजन हॉर्सेस भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके बेसिस पे आपके सिस्टम में एक अनऑथराइज बंदा आएगा, या तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू आएगा, या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगा, या किसी ईमेल के थ्रू आएगा, या किसी फिशिंग ईमेल के थ्रू आएगा। किसी ना किसी तरीके से आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपके सिस्टम में बैठ के या तो आपके डेटा को करप्ट कर देगा, या आपके डेटा को ऑब्जर्व कर रहा होगा, या आपके डेटा को ऑल्टर कर देगा, या आपके डेटा को चेंज कर देगा, या आपके डेटा को अपने पास रिट्रीव कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा। बहुत कुछ काम कर सकता है। सही है। तो साइबर सिक्योरिटी जब इतना बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, कोई भी अनऑथराइज बंदा आपके सिस्टम को एक्सेस ना करे, इसी की डेफिनेशन को गौर से देखना है, और यहीं पे आपके पास आंसर निकलता है ऑथेंटिकेशन का। सही है। ऑथेंटिकेशन में अगर कोई भी बंदा सिस्टम को एक्सेस करेगा तो यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए, और यूज़र आईडी पासवर्ड के भी बड़े ज़बरदस्त रूल्स होते हैं कि पासवर्ड जो है उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए। फिर इसके बाद आपने रिसेंटली देखा होगा, पिछले 4-5 साल में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आ गया कि आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालो, और जब आप डालोगे तो वो आपके मोबाइल में एक कोड भेजेगा, या आपको जीमेल में एक कोड भेजेगा, वहाँ से भी आपने लॉगिन करना पड़ेगा। सही है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी आ गई से। कभी कभी अगर आप लाइक बैंक अकाउंट्स वगैरह देखें तो वो अक्सर आपसे बायोमेट्रिक भी कहते हैं कि जी अगर किसी यूज़र आईडी पासवर्ड आपका देख लिया तो आपका अंगूठा और आपका चेहरा तो नहीं कर सकता ना। सही है। तो अगर आप उसको फेस आईडी करेंगे तभी आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज लॉगिन नहीं कर सकते। तो पहला तरीका प्रिवेंटिव मेजर, किसी तरीके से लोगों को रोको कि वो आपके सिस्टम में ना आए, अनऑथराइज लोगों को रोको कि आपके सिस्टम में ना आए। बट आपके सिस्टम में बहुत से लोग एक्सेस करेंगे, आपके एम्प्लॉय वगैरह करेंगे, तो ये सारे कंट्रोल्स आप रख दें। जब ये आप सारे कंट्रोल्स रख दें तो फिर आप एक और चीज़ सोचें कि खुदा ना खास्ता अगर कल को कोई आ भी जाए तो फिर हमें एक और काम ये करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन एंड डिजिटल सर्टिफिकेशन। सही है। इंक्रिप्शन टेक्निक करनी पड़ेगी। इंक्रिप्शन टेक्निक का मतलब है जो डेटा हमारे सिस्टम में आ रहा होगा वो इंक्रिप्टेड हो, कल को कोई आ भी जाए तो वो उसको चोरी भी कर ले, उसको पढ़ने का फायदा नहीं होगा, सारा का सारा डेटा जो है हमारे पास इंक्रिप्टेड होगा। तीसरी चीज़ हमारे पास होगी फायरवॉल। सही है। फायरवॉल आपके पूरे, जब भी आपका कोई भी बंदा आपको आपके सर्वर पे आता है या आपके सिस्टम पे आता है, तो इसका मतलब है कि जी वो किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू आ रहा होगा। जब वो नेटवर्क के थ्रू आ रहा होगा तो उसकी बहुत सी डिटेल्स होती हैं, उसके आईपी एड्रेसेस वगैरह होते हैं। सही है। जब बहुत सी डिटेल्स वगैरह होती हैं तो फायरवॉल क्या करता है, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है और असेस करता है कि जी क्या इस बंदे को आने देना है हमारे सर्वर पर, या इस बंदे को हमारे सर्वर पर आने नहीं देना। मैं फायरवॉल। फिर अगर कोई वायरसेस वगैरह हो गए तो आप एंटीवायरस वगैरह, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इस तरह की चीज़ रिकॉर्ड कर लें। ये आपकी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये आपकी ओवरऑल आईटी से रिलेटेड नहीं, आईटी रिस्क का एक रिस्क है साइबर सिक्योरिटी, जिसको चैप्टर 15 में बड़ा डिटेल में कवर किया गया। सही है। फिर उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिस्क। साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बाद वो कहता है कि जी देखें, चूंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी थी जब हम डेटा की रिस्क सिस्टम की जब हम ग्रिड पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसमें थी क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्क। क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्क हमारे पास क्या था कि जी आप अपना सारा का सारा काम किससे करवा रहे हैं, थर्ड पार्टी से काम कर रहे हैं। स्टोरेज भी उसकी, हार्डवेयर भी उसका, सॉफ्टवेयर भी उसका, सर्वर भी उसका, प्रोसेसर भी उसका, नेटवर्क भी उसका, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपने आउटसोर्स करी हुई है। सिस्टम भी आप उसका यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी आप उसका यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप उसका यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी उसका आप यूज़ कर रहे हैं। जब सारी चीज़ें आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जी कल क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इमर्जिंग रिस्क है। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है, मैंने आपको बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी थी। मैंने गूगल ड्राइव में डेटा अपलोड कर दिया, और मैं बैठ के, एक कंपनी ने अपने गूगल ड्राइव में डेटा अपलोड कर दिया, और अब ये बैठ के सोचे कि जो गूगल ड्राइव की जिम्मेदारी इस डेटा की प्राइवेसी करेगा। और गूगल ड्राइव में जब डेटा अपलोड किया तो मिसकॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं मिसकॉन्फ़िगर द क्लाउड सेटिंग, उसमें उसने कहा एनीवन विद द लिंक कैन एक्सेस डेटा। ये हमारे पास एक ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव में। सही है। और वहाँ पे किसी ने एक ऑलरेडी सेटिंग हुई थी, प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग थी, उस पर किसी ने रहने दिया, किसी ने उसको चेंज नहीं करा। कल को जाके वो लिंक थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो गया, तो जितने लोगों के पास वो लिंक गया उन सारे लोगों ने उस कंपनी का सारा पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है गूगल ड्राइव से आराम से बैठ के रिट्रीव भी कर लिया, पढ़ भी लिया, अपने पास अपने लैपटॉप में कॉपी भी कर लिया। जब आप थर्ड पार्टी को देते हो तो आपको नहीं पता थर्ड पार्टी उस डेटा की सिक्योरिटी कैसे कर रहा होगा, थर्ड पार्टी उस डेटा को कैसे मैनेज कर रहा होगा। तो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का रिस्क है। इसी तरीके से हमारे पास एक और रिस्क है इंटरनेट ऑफ थिंग का। मैंने बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपको दी थी कैसीनो की। एक बहुत बड़ा कैसीनो था, उस कैसीनो का जो मालिक था उसको मछलियों से बड़ा शौक था, तो उसने करा क्या, उसने एक एक्वेरियम लगाया, और एक्वेरियम में चूँकि उसने करा क्या कि उसने उसको वाईफाई से कनेक्ट करा। वो एक्वेरियम क्या था, वो एक्वेरियम एक सेंसर लगा हुआ था जो कि उसको मालिक को है सिग्नल्स भेज रहा होता था कि जी इस टाइम पे जो है पानी का लेवल इतना है, इस टाइम पे पानी जो है साफ़ है, इस टाइम पे मछलियाँ जो हैं वो मूवमेंट कर रही हैं, ये टाइम हो चुका है इनके खाने का, जो खाना रखा था वो ये खा चुकी हैं। तो वो सारे, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग थी। हुआ क्या कि एक हैकर ने
उस एक्वेरियम के थ्रू उस पूरे कैसीनो के सिस्टम को हैक कर लिया था। तो जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग करते हो तो उसका मतलब है जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे हमारे पास स्मार्ट बल्ब हो, चाहे हमारे पास स्मार्ट टीवी हो, चाहे हमारे पास स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो, वो एट दी एंड इंटरनेट से कनेक्ट होती है। जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो अनफॉर्चुनेटली उसके पासवर्ड्स और उसके ऊपर सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता और वहाँ से बंदा आराम से एक्सेस कर सकता है। सही है। तीसरी चीज़ हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्क। अब इसकी की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जी आप जो है जब आप सिस्टम अपना बना रहे हो तो आप ये मेक श्योर करें डिफेंस इन डेप्थ लेयर्ड सिक्योरिटी। लेयर्ड सिक्योरिटी जो मैंने बात करी कि जी हर लेयर पे आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये हमारे पास डेटाबेस है तो डेटाबेस पे एक्सेस नहीं होना चाहिए किसी का, और जो डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो हमारा सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है ह्यूमन फैक्टर। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि भाई देखें, मैं डिलॉइट में मुझे आज तक हर महीने में 1-2 ईमेल ऐसी आती हैं और डिलॉइट जानबूझ के भेजता है और वही चेक करता है कि जी ये बंदा ईमेल को खोलता है कि नहीं खोलता। सही है। मुझे आज ही ईमेल आई, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से ईमेल आई और लिखा हुआ था कि यार इस हफ्ते आपको बहुत से ईमेल्स वगैरह आई हैं और बहुत से मैसेज आए थे जिसको आप जो है वो रीड नहीं कर पाए, काइंडली इस लिंक पे क्लिक कर लें ताकि आपको पता चल जाए। तो लोग फ़ौरन से क्लिक करते क्या मैंने क्या स्किप कर लिया। सही है। वो एक फिक्टिशियस फिशिंग ईमेल थी जो डिलॉइट ने ही अपने एम्प्लॉयज़ को भेजी थी, ये चेक करने के लिए कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो 50,000 में से कितने एम्प्लॉयज़ इस ईमेल को खोलते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ इस ईमेल को एज अ फिशिंग ईमेल जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। सही है। उसके बाद आपने ह्यूमंस को स्ट्रॉन्ग बेसिस पे आपने ट्रेन करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजमेंट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपने करनी है। प्लस साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा रिस्क है तो इसके लिए आपके पास साइबर सिक्योरिटी की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये पूरा चैप्टर आपसे डील करता है चैप्टर 15 का साइबर सिक्योरिटी से। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है IT जनरल कंट्रोल। ये जो IT जनरल कंट्रोल है चैप्टर 16, ये आपका चैप्टर 14 से लिंक्ड है। ये जो आपके पास चैप्टर 14 था ना IT रिस्क मैनेजमेंट, तो अगर आपसे कोई कहे कि जी जो IT रिस्क मैनेजमेंट है, जो IT के रिस्क है, इतने सारे रिस्क है, ओवरऑल जो रिस्क है उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, तो चैप्टर 14 का अल्टीमेट सॉल्यूशन है चैप्टर 16 विच इज कॉल्ड दी IT जनरल कंट्रोल। सही है। IT जनरल कंट्रोल क्या होता है? IT जनरल कंट्रोल ये होता है कि जी आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर आप कुछ कंट्रोल्स बनाएं। क्या मतलब? एक सिस्टम उबर की एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो उबर में एक कस्टमर जो है वो एक कैप्टन साहब को कस्टमर जो है वो एक रिक्वेस्ट राइट का बटन दबाता है और जब रिक्वेस्ट राइट का बटन दबाता है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो OSI मॉडल के थ्रू फाइनली पहुंचती है किसके पास? फाइनली पहुंचती है उबर के सर्वर में। जब उबर के सर्वर में पहुंचती है तो उबर का सर्वर जो है उसके अंदर बहुत सी मशीन लर्निंग AI टूल्स मौजूद हैं जो कि उससे लोकेशन को ट्रेस करते हैं, उस कस्टमर की लोकेशन को ट्रेस करते हैं, उसने जाना कहाँ है वहाँ ट्रेस करते हैं और फिर उस हुदूद में चेक करते हैं कि क्या कोई कैप्टन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कैप्टन आ रहा है तो क्या वो फारिग आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर वो उस कैप्टन को अप्रोच करते हैं। जब कैप्टन को अप्रोच करते हैं तो फिर वो साइमल्टेनियसली कस्टमर को भी कहते हैं कि जी ये कैप्टन आपके पास 15 मिनट में, 10 मिनट में, 7 मिनट में पहुँच जाएगा। ये उसकी डिटेल है। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर ही जो सिस्टम आपको इतना अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, अगर इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में अगर कंट्रोल्स मौजूद नहीं होंगे तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। क्या मतलब सर? इस सिस्टम में हमारे पास एक प्रोग्रामिंग है। सही है। प्रोग्रामिंग क्या है? सिस्टम में प्रोग्रामिंग ये है कि जी सिस्टम जो है वो बैठ के ये चेक करता है कि जी इस टाइम पे डिमांड ज़्यादा है कि डिमांड कम है। इस पर वो चेक करता है कि जी हमारे पास यहाँ से इसको कहाँ पर जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस को वो मल्टीप्लाई करता है पर किलोमीटर को 40 रुपये से, 50 रुपये से, और कहता है अगर वो पीक टाइम है तो 1.2 से कर दो, और पीक टाइम है तो 1.5 से कर दो, बहुत ज़्यादा पीक टाइम है तो 2 से कर दो। इस तरीके से वो रेट को कैलकुलेट कर रहा होता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग हो रही होती है। अगर उस प्रोग्रामिंग पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, कल को कोई भी चाहे प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, कल को अनऑथराइज बंदा जाके प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, सिस्टम काम नहीं करेगा। इसी तरीके से इनके पास जो सिस्टम है उसमें डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? डेटाबेस के अंदर सारे कैप्टन्स की डिटेल्स होती हैं। सही है। सारे हमने डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। सही है। तो हमारे पास ड्राइवर आईडी आती है, हमारे पास कैप्टन आईडी, तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास सारा का सारा कैप्टन का डेटा पड़ा हुआ है। सही है। कैप्टन है क्या, लाइसेंस कब एक्सपायर्ड होने जा रहा है उसका, उसकी डेट क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसका सारा का सारा डेटा हमारे पास मौजूद है कल को। और सिस्टम जो है वो हमेशा उन डेटाबेस के कैप्टन को ही अप्रोच करेगा। जहाँ पे सवारी है, सवारी के आसपास जो है वो 1 लाख गाड़ियाँ होंगी, वो रैंडमली किसी 1 लाख गाड़ी को अप्रोच नहीं करेगा। वो देखेगा इस 1 लाख गाड़ियों में से मेरे कैप्टन जो है या जो मेरे डेटाबेस में कैप्टन आ रहे हैं उनमें से कौन सी ऐसी गाड़ी है, तभी उनको अप्रोच करेगा। तो कल को डेटाबेस में जाके मेरा और आपका नाम ऐड हो जाए या मेरा और नाम आपका डिलीट हो जाए, इसका मतलब सिस्टम काम सही से नहीं करेगा प्यारे बच्चों। ये मेरे पास कहलाते हैं जनरल IT कंट्रोल। सही है। तो जब भी जनरल IT कंट्रोल होगा प्यारे बच्चों, हमेशा चीज़ याद रखना, ये पूरे सिस्टम के कंट्रोल्स के ऊपर बात करता है। सही है। और अगर जनरल IT कंट्रोल्स आपके वीक होंगे,
डेटाबेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, प्रोग्राम के चेंज होने पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब है आप सिस्टम जितना भी अच्छा बना लें, सिस्टम कभी भी सही रिजल्ट्स नहीं देगा। सिस्टम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से तो सही रिजल्ट देगा, सही है, लेकिन चूंकि वो होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज ये जो कैप्टन है उसको आपने ऐड कर दिया, एक अनऑथराइज बंदे ने कैप्टन को ऐड कर दिया, तो सिस्टम जाके उस कैप्टन को पैसे भी दे देगा, सिस्टम जाके उस कैप्टन की नाम पे सवारी भी बुक कर लेगा। तो इसका मतलब है जी सिस्टम में अगर आप ये कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कल को सिस्टम में जाके कोई भी चेंज कर देगा, और अल्टीमेट जो पर्पस था सिस्टम का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सारे के सारे डिफीट हो जाएंगे बच्चों। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट कहलाता है आईटी जर्नल कंट्रोल का। मैं अगेन कह दूं चैप्टर 16 जो है वो आपके चैप्टर 14 से लिंक्ड है। आपका पूरा का पूरा चैप्टर ग्रेड ए जिसमें हमने डेटा पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा, पूरा का पूरा ग्रेड बी जिसके अंदर हमने सिस्टम पढ़ा, उन सब से रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछे यार क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, चैप्टर 16 इज योर आंसर। आईटी डेटा इज अ पार्ट ऑफ आईटी, सही है, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आईटी, सही है, तो आईटी जनरल कंट्रोल, सही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड सिस्टम अवेलेबिलिटी, सही है। तो हमारे पास इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हमारे पास। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसके की कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेस कंट्रोल। ये एक्सेस कंट्रोल वाली वही चीज़ें हमने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी थी। इसका मतलब है कि जी अगर कल को आपने सिस्टम में किसी को एक्सेस देना है तो आपने एक्सेस कंट्रोल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या मतलब? रिस्ट्रिक्ट दी अनऑथराइज एक्सेस, यूजर ऑथेंटिकेशन, रोल बेस्ड, ये सारे वो चीज़ें जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ ली, सही है। तो सिस्टम में हमेशा ऑथराइज बंदे का ही एक्सेस होना चाहिए। रोल बेस्ड एक्सेस का मतलब है कि जी फाइनेंस का बंदा है तो उसको आपने एचआर का एक्सेस क्यों देना है भाई, और जो एचआर का बंदा है उसको आपने अकाउंट्स का एक्सेस क्यों देना है, सही है। तो रोल बेस्ड एक्सेस आपके पास आ जाएगा। चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल, कल को अगर आप कोई भी चेंज करने जा रहे हैं सिस्टम में, कोई भी चेंज करने जा रहे हैं तो कोई कंट्रोल्स होंगे। क्या मतलब? ऑथराइजेशन। हमेशा आईटी वाला चेंज तभी करेगा जब कोई ना कोई सीएफओ, सीईओ, प्रेसिडेंट साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको ऑथराइज करेगा, उसको कहेगा कि जी काइंडली ये चेंज कर दो। बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जी पर किलोमीटर का रेट अब 40 रुपये नहीं होगा बल्कि पर किलोमीटर का रेट 50 रुपये होगा, सही है। तो ये एक लेटर आएगा जिसके बेसिस पर चेंज करेगा, ऐसे ही उठा के 40 से 50 रुपये नहीं कर देगा, सही है। आईटी ऑपरेशनल कंट्रोल्स, क्या मतलब कि जी कल को अगर आपका आईटी में कोई सिस्टम में आ गया और आपका सिस्टम हैक कर लिया तो आप कैसे करेंगे जी? तो इसका मतलब है आपने बैकअप लेने होंगे ताकि उस बैकअप को रिकवर कर सकें। आपने डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाना होगा कि जी कल को अगर कोई हैक करता है, कल को सिस्टम हमारा अटैक करता है, कल को सैलाब आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास हमेशा कोई ना कोई डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। इसी तरीके से प्रोग्राम डेवलपमेंट कंट्रोल, सही है। अगर आप कोई नया प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोग्राम में नई चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जी प्रोग्राम डेवलपमेंट कंट्रोल्स भी आपने करने होंगे, प्लस फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल। ये जो फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल दिख रहा है, ये पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि जी हमारे पास एनवायरमेंटल रिस्क हो सकता है, हमारे पास फिजिकल रिस्क हो सकता है, यहाँ पे आपको ये कंट्रोल हेल्प करेंगे, सही है। इसका मतलब है आपने यूपीएस लगाना पड़ेगा ताकि आपका सर्वर काम करता रहे, आपने एसी रखना पड़ेगा, कूलिंग रखना पड़ेगा ताकि आपका सर्वर जो है वो नॉर्मली गर्म हो जाता है तो वो हमेशा कूलिंग टेम्परेचर पे बरकरार रहे। आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह ये लगाने पड़ेंगे ताकि आप अपने सर्वर्स को, अपने आईटी इक्विपमेंट्स को मॉनिटर कर सकें, प्यारे बच्चों, सही है। इसका मतलब ये होगा कि जी जब आपने कर लिया तो आपने जब भी जनरल आईटी कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना होगा, सारे कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना होगा, तो इसका तरीका क्या है, इंप्लीमेंट का तरीका क्या है? सबसे पहले आप देखें रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, सही है। जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, रिस्क में आप सोचेंगे रिस्क क्या है। अगर रिस्क ये है कि जी कोई भी कैप्टन को ऐड कर सकता है, कोई भी कस्टमर का डेटा चेंज कर सकता है, कोई भी कैप्टन की पेमेंट टर्म्स को चेंज कर सकता है, तो इसका मतलब है ये रिस्क है। इस रिस्क के अगेंस्ट में कंट्रोल ये होना चाहिए, कंट्रोल ये होना चाहिए, सही है। फिर आप कंट्रोल को डिजाइन करते हैं और फिर उस कंट्रोल के बाद इंप्लीमेंट करते हैं और फिर कैप्टन को, राइडर्स को, उन सबको आप ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और फिर आखिरी में जाके आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जो कंट्रोल आपने इंप्लीमेंट किया है क्या वो वाकई में रिस्क को एड्रेस कर सकता है या रिस्क को एड्रेस नहीं कर सकता, सही है। फॉर एग्जांपल हमने कहा यार हमारा रिस्क ये है, फॉर एग्जांपल कि एक बंदा जो है वो जानबूझ के एक सवारी को नोट करे और सवारी नोट करने के बाद जानबूझ के वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले और ये प्रिज्यूम करवाए उबर करीम को कि जी मैंने एक सवारी को ड्रॉप करा है और हम उसके बेसिस पे उसको 10 किलोमीटर की पेमेंट करते हैं। तो यार हमें कंट्रोल ये करना पड़ेगा, हमें इसको कंट्रोल इस तरीके से करेंगे कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि जी क्या सेम डेटा कस्टमर से भी हमारे पास आया है और दोनों डेटा को आपस में मैच करना पड़ेगा, तभी हम उसको प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम प्रोसेस नहीं करेंगे। तो पूरे सिस्टम में आपने देखना होगा कि जी क्या पॉसिबल है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि जी मेरा रिस्क ये है कि जब हमारा राइडर होता है वो जब हमारे सर्वर को नॉक करता है और रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके पास एक्सेस पूरे सिस्टम का
नहीं होना चाहिए। ये रिस्क है कि जी अगर वो राइडर हैकर निकला तो वो हमारे पूरे सिस्टम को हैक कर लेगा। तो एक्सेस पूरे सिस्टम का नहीं होना चाहिए। पूरे सिस्टम की हम एक स्पेसिफिक सेगमेंटेशन कर देते हैं जहाँ पे की डिटेल्स आ रही होंगी, जिसके बेसिस पे सिर्फ उसको डिस्प्ले हो रही होंगी, जिसके बेसिस पे सिर्फ उस डेटा को एक्सेस कर रहा होगा, बाकी सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर रहा होगा। मुझे डर ये लग रहा है, मेरा रिस्क ये है कि जी मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उबर करीम में, वो कहीं कस्टमर के फ़ोन नंबर्स वगैरह को मिसयूज़ ना कर लें या फिर कस्टमर की डिटेल्स को या पर्सनल डेटा को आगे जाके बेच ना दें। मेरा ये रिस्क है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल ये बना रहा हूँ। मैंने कहा रिस्क ये है तो ठीक है, मैं इसकी कंट्रोल ये बना रहा हूँ कि जो ये कस्टमर का पर्सनल डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा और उसका एक्सेस जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी नहीं होगा। वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। बैंक में भी अभी आप कॉल करें वो हमेशा आपसे आखिरी के 4 डिजिट पूछता है, उसको आखिरी के 4 डिजिट ही पता होता है, उसको आपका पूरा अकाउंट नंबर, पूरी सीसीवी, पूरा सिक्योरिटी नहीं दिख रहा होता मेरे पास। सही है, तो ये रिस्क है। इस रिस्क के अगेंस्ट हमारे पास ये कंट्रोल है। तो इस तरीके से आप इन सारी की सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड ICT इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मैनेजमेंट। देखिए यार, ICT है क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़, कोई IT का सिस्टम जो कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी करे और कम्युनिकेट भी करे, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज भी करे और कम्युनिकेट भी करे। सही है, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, क्या इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट में आप डेटा सिस्टम एंड रिस्क, तो क्या रिस्क मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता? मेरे प्यारे बच्चों, एक सिंपल एग्जांपल से रिस्क मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होता है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को रिपोर्ट करना, रिस्क को मिटिगेट करना, ये 3 चीज़ें होती हैं। सही है, जब ये 3 चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब है क्या इन 3 चीज़ों में ICT मुझे हेल्प कर सकता है? यस, मुझे ICT हेल्प कर सकता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा। पिछली क्लासेस में हमने रिस्क पढ़े साइबर सिक्योरिटी के। साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल होता है विच इज़ कॉल्ड सीम। सही है, सीम करता क्या है कि वो आपके पूरे के पूरा जो आपका नेट पूरा का पूरा सिस्टम होता है ना, पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उस पूरे सिस्टम पे नज़र रखता है। तो वो ये देखता है कि जी क्या कोई एक बंदा हमारे सिस्टम को नॉक कर रहा है, हमारे सिस्टम में आने की कोशिश कर रहा है और ये रात के 11 बजे आ रहा है। या आ तो एम्प्लॉय के ID और पासवर्ड से ही रहा है, हमारे एम्प्लॉय के ID पासवर्ड से रहा है, लेकिन हमारा ऑफिस तो पाकिस्तान में है, एम्प्लॉय भी पाकिस्तान में है, लेकिन ये USA से आने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11 बज रहे हैं। ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, फ़ौरन से इस रिस्क वाली। तो इसके पास जब एक इन्फॉर्मेशन आई, उसको उसने प्रोसेस भी किया, इनपुट भी किया और उसके बेसिस पे इसने कम्युनिकेट भी करा। सही है, तो इसने फ़ौरन से क्या करा? फ़ौरन से इसने इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रिस्क को आइडेंटिफाई किया। जैसे रिस्क को आइडेंटिफाई किया, आगे जाके फ़ौरन से जो सिक्योरिटी हेड होगा उसको रिपोर्ट कर दिया। सिस्टम में एक अलर्ट जारी हो गया कि एक बंदा हमारे सिस्टम में एंटर होने की कोशिश कर रहा है और उसने उसको मिटिगेट भी कर दिया। उसने फौरन से उस आईडी को ब्लॉक कर दिया, उसको सिस्टम में आने नहीं दिया। प्लस उसने ये देखा कि जी ये कौन से रास्ते से आया है और किस सेगमेंट में या किस सिस्टम से आने की कोशिश करी है और इस एम्प्लॉय के पास कौन से सिस्टम का एक्सेस था। उस सिस्टम को फौरन से बाकी सिस्टम से अलग कर दिया, नेटवर्क सेगमेंटेशन, फौरन से उस सिस्टम को बाकी सिस्टम से अलग कर दिया ताकि इनकेस अगर वो अंदर एंटर हो भी चुका है या कोई फाइल या कोई एप्लीकेशन अंदर इंस्टॉल कर भी चुका है तो वो बकिया सिस्टम के अंदर ना आ सके। उसने प्यारे बच्चों इस तरीके से रिस्क को मैनेज भी कर लिया। सही है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास रिस्क है, हम ऑलरेडी रिस्क पढ़ चुके हैं, हमने बहुत से रिस्क पढ़े। यहाँ पे जो आपसे बात करता है वो कहता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन रिस्क क्या है। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑपरेशनल रिस्क आप इमेजिन करें कि जी आपकी उबर करीम की एप्लीकेशन चल ही नहीं रही। अगर उबर करीम की एप्लीकेशन नहीं चल रही प्यारे बच्चों, तो आप सोचें हम जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते थे तो सही है, तो हमारा पहले उस वक्त ऑपरेशनल रिस्क क्या होता था? लाइट चली गई, बारिश हो गई, हम क्लास नहीं ले पा रहे। सही है, अब हमारा ऑपरेशनल रिस्क क्या है कि जी अगर हमारा पोर्टल नहीं चल रहा तो बच्चा किस तरीके से लेक्चर देखेगा। सही है, कंप्लाइंस रिस्क, पहले आपके पास अब जो आपके पास डेटा आ रहा है वो बेतहाशा डेटा आ रहा है, उस डेटा के ऊपर बेतहाशा रेगुलेटरी कंप्लाइंस है। फाइनेंशियल रिस्क, अब जाके आपने इतनी मेहनत करी और आपके पास एक कस्टमर का डेटा है, उस कस्टमर के डेटा के बेसिस से आप एनालिसिस कर रहे हो, आपने फ्री कूपन्स वगैरह दिए थे। फूड पांडा की एग्जांपल आपको याद है मैंने दी थी। फूड पांडा जो है वो फ्री कूपन्स दे रहा था, तो फ्री में बर्गर दे रहा होता था। किसी तरीके से लोग फूड पांडा की एप्लीकेशन यूज़ करें और एक बार एडिक्ट हो जाए, बाद में कमाएंगे और हमें कस्टमर का डेटा मिल जाएगा, कस्टमर की प्रेफरेंस पता चल जाएगी, हम उस डेटा से कुछ भी कर लेंगे, सिस्टम हैक हुआ, सारा का सारा डेटा लीक हो गया। सही है, तो फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क भी हो सकता है कि कल को कोई रेगुलेटरी नॉन कंप्लाइंस होती है तो आपके पास जाके सारा का सारा आपके ऊपर एक पेनल्टी लग सकती है। और प्लस स्ट्रेटेजिक रिस्क भी हो सकता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क इन सेंस कि जी अगर आप टेक्नोलॉजी को सही यूज़ नहीं करेंगे तो जो डिजिटल डिस्रप्शन है वो हो जाएगी। तो हमारे पास प्यारे बच्चों ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें थी विद रिस्पेक्ट टू ICT
इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क मैनेजमेंट, इसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू आईसीटी किस तरीके से रिस्क की आइडेंटिफिकेशन में, रिस्क की रिपोर्टिंग में और रिस्क की मैनेजमेंट और मिटिगेशन में हेल्प करता है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे पास मॉडर्न रिस्क की कैटेगरीज क्या हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि पहले हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके थे। तो यहाँ हमारे पास इख्तिताम होता है रिस्क के भी चैप्टर का, रिस्क के भी ग्रेड का, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स को हमने एक बार वापस से क्विकली रिवाइज कर लिया, उबर करीम की एग्जांपल्स के साथ ही समझने की कोशिश करिए, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके कि यार ये चीज़ें किस तरीके से। इन तीनों लेक्चर्स को अगर आप देखें तो उनकी टोटल ड्यूरेशन जो मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाई है, सिस्टम, डेटा सिस्टम एंड रिस्क, हार्डली 2 घंटे की है। और इस 2 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे और उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे और सामने हैंडआउट्स को रखेंगे, किताब को रखेंगे, पॉइंट से चीज़ों को जॉट डाउन करेंगे, मजीद स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी आए। और जब आपकी क्लैरिटी होगी तो आप पेपर में ये जो मसला है ना कि यार इसका आंसर कहाँ से लिखना है, रिस्क यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का रिस्क कहीं और लिखा हुआ है और उसके कंट्रोल्स कहीं और लिखे हुए हैं। सही है, ये कनेक्शन इंशाल्लाह अगर आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ें रिटेन भी रहेंगी, पेपर और प्रैक्टिस में आपको मज़ा भी आएगा और एक पेपर आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे, बिकॉज आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। बेस्ट ऑफ लक, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।